तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं रिएक्शन विथ हैलोजन। इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है, पहले चलिए वो कंप्लीट कर लेते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। छोटा सा पॉइंट है, कवर कर लें, इसके आएगा द मोर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन विथ हैलोजन। दे कैन डायरेक्टली रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, दिक्कत नहीं है, ये हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा एंड दे फॉर्म हाइड्राइड्स। वैसे तो नाम देके कोवलेंट हाइड्राइड्स एंड ऑल दैट, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, सभी को हाइड्राइड कह दिया जाता है, पर नियम बोले तो अगर हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो तो ही उसे हाइड्राइड्स कहना चाहिए, और जब हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करे तो उसे हाइड्राइड कहा जाता है। चलिए पहले इसके नेचर की बात कर लेते हैं, फिर बाकी बातें करती हूँ मैं, कि ये जो हाइड्राइड्स होते हैं दे ऑल आर आयनिक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई हम जनरली सबके लिए बात बोल के आयनिक लिथियम को हटा देते हैं, पर ऐसा यहाँ पर नहीं है। दे ऑल आर आयनिक क्रिस्टल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड है तो चलिए मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मगर लिथियम हो एनॉमली ना हो, ऐसा कैसे हो? यहाँ पे एक एनॉमली अगेन आ रहा है, लिथियम एक एनॉमली के साथ में आ रहा है, वो क्या है? टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। जहाँ हमारे बाकी मेटल्स में मतलब लिथियम को छोड़ दीजिए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अदर अल्कली मेटल्स, मैंने बता दिया अदर अल्कली मेटल्स में आ रहे हैं लिथियम को छोड़ के, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनको रिएक्शन करने के लिए 673 केल्विन टेम्परेचर लगता है। वहीं लिथियम को रिएक्शन करने के लिए लगता है 1073 केल्विन टेम्परेचर। नॉर्मली है कि भले ही वो आयनिक है, हाई मेल्टिंग है बाकियों की तरह, पर उसकी जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। अब आते हैं रिलेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट से, आफ्टर द ऑक्सीजन आई कैन से, उसके बाद हम कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस होती है, प्रायोरिटी वाइज बोलूँ मैं आप लोगों को। और नेक्स्ट आता है रिएक्शन विथ हैलोजन। जैसे हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन की इन्होंने ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट की, ऑर्डर ऑफ हाई रिएक्टिव कारण दे डायरेक्टली रिएक्ट विथ हैलोजन एंड फॉर्म हैलाइड्स। ये भी प्रोसेस वाटर के साथ रिएक्शन की तरह एक्सोथर्मिक होती है। इस प्रोसेस में भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मेथड, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और अब इस एनर्जी रिलीज को हम 3 पॉइंट्स पे समझेंगे, जिसे ध्यान से सुनिएगा। पहला जो है वो ये है पॉइंट कि अगर हम एक मेटल को लेके एक हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएं तो निकलने वाली एनर्जी का ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के साथ निकलेगी सबसे ज़्यादा एनर्जी, और आयोडीन के साथ सबसे कम एनर्जी। तो अब सिंगल मेटल रिएक्ट विथ ऑल द हैलोजन्स, तो एक बार बना मेटल फ्लोराइड, फिर बना मेटल क्लोराइड, फिर बना ब्रोमाइड, और फिर बना आयोडाइड। तो ये जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्लोरीन के साथ रिलीज होती है और सबसे कम आयोडीन के साथ रिलीज होती है। ऑर्डर ऑफ रिलीज्ड एनर्जी। ये तो पहला ऑर्डर हुआ। सेकेंड की अगर मैं बात करूँ पॉइंट की, तो ये है कि अगर मैं अलग अलग अल्कली मेटल्स लेकर सबकी रिएक्शन फ्लोरीन के साथ कराऊँ, लाइक लिथियम फ्लोराइड, देन सोडियम फ्लोराइड,
पोटेशियम फ्लोराइड, रुबीडियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड। तो आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा एनर्जी जहाँ लिथियम के साथ रिलीज कर रहा, सबसे कम सीजियम के साथ कर रहा। तो मैं कहूँगी on reaction with fluorine the amount of energy releases decrease down the group. Amount of energy release is decreases down the group. अभी जब ऑक्साइड के फॉर्मेशन में हमने बात की थी कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ साइज कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो जुड़ने वाले एलिमेंट जितने सिमिलर साइजेस के होंगे बॉन्ड उतने ही स्ट्रांग बनेगा और डेफिनेटली ऐसे में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। तो इस फैमिली में जहाँ लिथियम सबसे छोटी साइज़ का, वहीं हाइड्रोजन से फ्लोरीन सबसे छोटी साइज़ का, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बना। सीजियम फ्लोरीन में साइज डिफरेंस सबसे ज़्यादा है तो बॉन्ड वीक हो गया और बॉन्ड वीक होने से रिलीज होने वाली एनर्जी की वैल्यू भी कम हो गई। थर्ड पॉइंट की बात करें तो डाउन द ग्रुप विथ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, उल्टा है इसके। या डाउन द ग्रुप रिलीज होने वाली एनर्जी कम हो रही थी या बढ़ेगी। विथ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन amount of energy release increases. ये इम्पॉर्टेंट है, वहाँ जहाँ कम हो रही थी यहाँ पर वो बढ़ती चली जाती है। फिर वही बात है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्योंकि साइज़ में बड़े हैं और डाउन द ग्रुप जाने पे इनको अपनी साइज़ के अकॉर्डिंगली बड़े साइज़ के मेटल मिल रहे हैं जिनके साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएंगे, इससे डाउन द ग्रुप एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बाकी हैलोजन से कंपेयर में हमेशा रिलीज एनर्जी ज़्यादा ही मिलेगी। और यदि अकेले फ्लोरीन को एक एक मेटल के साथ रिएक्ट करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वो जहाँ लिथियम के साथ रिलीज़ कर पाता है क्योंकि उसके साथ उसकी साइज़ मैच कर रही है। सबसे कम एनर्जी वो सीजियम के साथ रिलीज़ कर पाता है क्योंकि साइज़ में डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो क्योंकि बड़ी साइज़ के बड़े साइज़ के सीजियम, रुबीडियम के साथ ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर पाते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ के बाद हम बात करते हैं कि जो बॉन्ड बनता है उसका नेचर कैसा होता है। हम बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड की। ऑल आर आयनिक एक्सेप्ट लिथियम। अगेन एक और एनॉमली जो लिथियम की देखने के लिए मिल रही है हमको, ऑल आर आयनिक एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम के कोवलेंट कैरेक्टर को इसी टॉपिक में पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, हम एक बार फिर देख लेते हैं कि लिथियम के पास ओवरऑल दो शेल्स होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल। जब ये कंपाउंड बनाता है तो यह हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो उसके पास सिर्फ एक ही शेल बच रही है और इस पर एक शेल बन जाए, साइज़ है बहुत छोटा और छोटी साइज के कारण ये अपने पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखा सकता है इस हैलाइड आयन पर और ये इस तरह इस पर इफेक्ट दिखाएगा कि ये अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन से, स्मॉल साइज हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं कि अपने न्यूक्लियस के चार्ज का ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहलाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज लाइक मूविंग स्पीशीज, घूमता रहता है, ये इसे डिस्टॉर्ट कर देता है, खींच लाता है ये अपने पास में। पजांस रूल में एक्सप्लेन किया जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो हमने देखा कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के बीच में आ चुका है और बीच में आने के इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन।
तो पोलराइजेशन आने से इसमें क्रिएट हो जाता है कोवेलेंट कैरेक्टर। अब मैं अगर लिथियम को ही अलग अलग हैलोजन के साथ जोड़ के बनाऊँ, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड, और अगर हम ये जानना चाहें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर का होगा तो लिथियम सब में कॉमन है। बस हमें याद देखना है किसके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को आसानी से वो डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है इन चारों में, क्योंकि आयोडीन सबसे बड़ी साइज़ का, वो सबसे करीब आ सकेगा जिसमें वो आसानी से अट्रैक्शन दिखा पाएगा, जिसके कारण सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आयोडाइड में होगा, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड और उसके बाद फ्लोराइड। इसका मतलब दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ये आपके एग्जाम्स का अक्सर सवाल होता है। तो एनायन जितनी ज़्यादा बड़ी होगी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। इसे मेल्टिंग पॉइंट के टर्म में भी पूछा जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है जो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, और जो सबसे ज़्यादा रिलेटिवली आयनिक है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि आप पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड्स हैज़ मोर मेल्टिंग पॉइंट देन द कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट लिथियम फ्लोराइड, फिर लिथियम क्लोराइड, फिर लिथियम ब्रोमाइड और सबसे कम लिथियम आयोडाइड। तो ये ऑर्डर हो गया मेल्टिंग पॉइंट। लिथियम के कोवेलेंट कैरेक्टर की हमने वजह समझी, नेचर देखा हमने, बाकी सब आयनिक है पर यस। अब उसके बाद में हम नेचर ऑफ बॉन्ड के बाद नेक्स्ट बात करना चाहते हैं सॉल्युबिलिटी। अगर हमने कहा है कि दे आर आयनिक तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, they all are soluble in water because they are ionic in nature. They all are soluble in water. मगर यदि हमें कह चुके हैं कि लिथियम में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करेगा ही। सबसे पहले हम सीजियम की बात करना चाहते हैं। एक्चुअली 3 एलिमेंट ऐसे जिनकी सॉल्युबिलिटी के रेफरेंस हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगी। अगर मैं सबसे पहले सीजियम की बात करूं तो जो सीजियम आयोडाइड है वो बहुत कम सॉल्युबल है। तो सीजियम की साइज़ बड़ी होने से इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, जो इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम कर देती है। तो इसकी वजह ड्यू टू लेस हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होने के कारण कम सॉल्युबल है। 3 कंपाउंड है जिनके रेफरेंस मैंने कहा आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। सेकंड की बात करते हैं, लिथियम फ्लोराइड भी बहुत कम सॉल्युबल है, वी कैन से जस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। इस बार इसकी वजह है क्योंकि ये छोटा फ्लोरीन और छोटा लिथियम, और ये जो छोटे फ्लोरीन और छोटे लिथियम है दे कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में लगे ज़्यादा लेटाइस एनर्जी रिलीज होगी, और जब भी किसी कंपाउंड को घुलना होता है तो पहले वो लेटाइस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करता है। और रिलेटिवली एब्जॉर्ब वैल्यू अगर ज़्यादा है और रिलीज एनर्जी कम है तो फिर सॉल्युबल नहीं होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे होगा, क्योंकि लिथियम फ्लोराइड की लेटाइस एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, जबकि उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज नहीं हो पाएगी, इसलिए इनसॉल्युबल होता है। तो ओवरऑल हम कहेंगे ड्यू टू लेस लेटाइस एनर्जी। तो अगर कंपैरिजन कहा जाए कि एक बार फ्लोरीन को पोटेशियम के साथ जोड़ा जाए, एक बार रुबीडियम के साथ, एक बार सीजियम के साथ, तो ऑर्डर ऑफ लेटाइस एनर्जी क्या होगी। तो सीरियस से बात अगर हम कह रहे हैं लिथियम की छोटी साइज इसका न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बढ़ा देती है, तो सबसे ज़्यादा लेटाइस एनर्जी चाहे LiF की होगी, उससे कम NaF, उसके बाद KF, उसके बाद RBF और उसके बाद CSF। तो याद रखिएगा, अगर मैं ऑर्डर ऑफ लेटाइस एनर्जी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा लेटाइस एनर्जी जहाँ लिथियम फ्लोरीन के साथ रिलीज़ करेगा, सबसे कम सीजियम फ्लोरीन रिलीज़ कर पाएंगे क्योंकि साइज़ डिफरेंस उनका ज़्यादा है। तीसरा वो कंपाउंड जिसके रिगार्डिंग हमको याद करना पड़ेगा दैट इज़ LiCl।
LiCl नीचे में LiCl.2H2O के रूप में मिलता है, ये भी एक एनॉमली क्योंकि बाकी सब नहीं जुड़ते हैं। इसमें जहाँ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर है वहाँ आयनिक कैरेक्टर भी है, इसकी लैटिस एनर्जी कम होती है। अगर इसकी लैटिस एनर्जी कम है तो दैट मेक इट सॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू लेस लैटिस एनर्जी और साथ में एक और चीज़, इट इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक pyridine, एसीटोन एंड ऑल दैट, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी है। It is also soluble in pyridine and acetone. क्योंकि लिथियम अपनी छोटी साइज से खांड कहीं ना कहीं कोवेलेंसी क्रिएट कर लेता है, इसलिए लिथियम के हैलाइड्स के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी घुलते हैं। स्पेशली लिथियम क्लोराइड की बात करें तो दो नाम याद रखिएगा, एसीटोन और pyridine। इन जनरल बात करें तो इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, इथाइल एसीटेट, ऑल दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स इन विच लिथियम हैलाइड्स आर सॉल्युबल because due to polarization they create covalent character in their compounds। सॉल्युबिलिटी के रेफरेंस पे आप ये बात याद रखिएगा, स्पेशली सीजियम आयोडेट जो कम सॉल्युबल अपनी लेस हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण, लिथियम क्लोराइड इनसॉल्युबल ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी के कारण, और लिथियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब हम आते हैं अल्कली मेटल्स के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कैसे अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं बोर्ड्स को लेकर। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप देखें तो काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन रिटर्न हुए हैं। तो चलिए हम बात देखते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। किसी भी अल्कली मेटल को अमोनिया में डालने पर तीन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। पहला, सॉल्यूशन बिकम ब्लू इन कलर। द फर्स्ट वन, आपका सॉल्यूशन जो है अमोनिया का वो ब्लू हो जाएगा। सेकंड, सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाता है। और तीसरा, उसमें कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी आ जाती है। और कॉम्पिटिटिव हो, बोर्ड्स हो, इसका सवाल यही होता है कि तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के पीछे वजह क्या है। तो बताती हूँ मैं आप लोगों को कि जब आप किसी अल्कली मेटल्स को अमोनिया में डालते हैं, इट लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इससे जाके जुड़ जाते हैं अमोनिया के मॉलिक्यूल। ये नंबर्स फिक्स नहीं होते हैं, सेम भी नहीं हो, ज़रूरी नहीं है। मैंने x और y दो नंबर दिए हैं, तो माना x मॉलिक्यूल जाके मेटल से जुड़ जाएंगे और y मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएंगे। तो इस तरह एक कंपाउंड बन जाता है। x नंबर ऑफ मोल्स विल रिएक्ट विथ मेटल आयन, while y number of moles will react with electron। ये जो है यही रिस्पॉन्सिबल है उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जिनका मैंने जिक्र किया। इसे कहते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं उनमें पहला आता है ब्लू कलर। ये सब अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूसरा, पैरामैग्नेटिक नेचर, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक हो जाता है। और तीसरा, कंडक्टिविटी, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट भी फ्लो सकता है सॉल्यूशन से, इसलिए तीसरा कंडक्टिविटी। तो अगेन, जब आप किसी अल्कली मेटल्स को अमोनिया में डालते हैं तो बनता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं जिसके कारण सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है, उसमें कंडक्टिविटी आ जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो कलर है वो आफ्टर सम टाइम ब्लू टू ब्राउन्स हो जाता है, कलर बदल गया थोड़ी देर में। पैरामैग्नेटिक से सॉल्यूशन डायमैग्नेटिक का हो जाता है।
और कंडक्टिविटी भी चली जाती है। तो अभी देखना थोड़ी देर बाद ऐसा क्या होता है, थोड़ी देर बाद कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है। इन रिएक्शन में सबसे पहले अमोनिया टूटता है, ये टूट के बनाता है NH2 नेगेटिव अमाइड आयन और साथ में बनाता है H पॉजिटिव आयन। दो आयन बनी, अमाइड आयन बनी और साथ में H पॉजिटिव आयन बनी। ये जो अमाइड आयन है ये तो जाके मेटल से रिएक्ट कर जाता है इस तरह और मेटल अमाइड बन जाएगा। ये बन जाएगा MnH2। और जो इलेक्ट्रॉन है सॉल्यूशन में फ्री वो इस H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और सॉल्यूशन में से रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। तो जैसे मैंने कहा कुछ नेचर में चेंज आ रहे हैं, जैसे सॉल्यूशन जो है ब्लू से ब्रॉन्ज कलर का हो रहा है, पहले नेचर में तो ये चेंज है। दूसरा पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल था इस कलर के लिए वो जा चुका है तो ब्रॉन्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर जो था जा चुका है तो सॉल्यूशन डायमैग्नेटिक हो गया। और तीसरा क्योंकि कंडक्टिविटी उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण थी, वो इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो सॉल्यूशन बिकम नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। तो इस तरह रिएक्शन है जो अल्कली मेटल्स दिखाते हैं, अल्कलाइन में दिखाते हैं, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादा प्रोफेस जो है वो इसकी रिएक्शंस को अल्कली मेटल के साथ देखेगा। और ध्यान रखिएगा इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण तीन चीज़ होती है, ब्लू कलर, पैरामैग्नेटिक नेचर एंड कंडक्टिविटी। और क्योंकि थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन से एक्सेप्ट करके गैस के रूप में रिलीज हो जाता है, इसलिए ब्लू से ब्रॉन्ज हो जाता है, पैरा से डाई हो जाता है और सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भी चली जाती है। अब आ रहे हैं अपने पार्ट ऑक्सी सॉल्ट्स के ऊपर। ऑक्सी सॉल्ट्स जो है वो ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। मेनली जिन ऑक्सी एसिड्स की मैं बात कर रही हूँ उनमें पहला ऑक्सी एसिड्स है कार्बोनिक एसिड। इन ऑक्सी एसिड्स में कॉमन ये होता है कि आप देखिएगा जो सेंटर एलिमेंट है उस पर डबल बॉन्ड O होता है, साथ में उसमें एक OH अटैच होता है जिसका हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होता है, मतलब वो एसिडिक नेचर दिखा रहा होता है, जिसके कारण हमने एसिड की बात यूज़ की है, वर्ड यूज़ किया। तो पहला तो जो है वो कार्बोनिक एसिड, और जैसे मैंने डेफिनेशन दी उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो सेंटर एलिमेंट है उसमें डबल बॉन्ड O होता है और इसमें एक OH अटैच होता है जिसका हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका फॉर्मूला H2CO3, तो इसमें ऐसे एक नहीं इसमें दो OH होंगे। इसके अकॉर्डिंग ये दो तरह के सॉल्ट बनाएगा। पहला इसके रिलीज होने से बनेगा HCO3 टाइप ऑफ सॉल्ट विच इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट सॉल्ट। और दूसरी सीरीज जो बनाएगा जिसमें ये भी H लॉस्ट हो चुका होगा, दैट इज कॉल्ड कार्बोनेट सॉल्ट। तो ये दो तरह के सॉल्ट बनाता है। दूसरा एसिड जिसके हम सॉल्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज नाइट्रेट। इट कम फ्रॉम कार्बोनिक एसिड, ऑक्सी एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये भी आपके उस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि जो सेंटर एलिमेंट है उसमें एक डबल बॉन्ड O होना चाहिए, एक आयनाइजेबल OH होना चाहिए। और अगर आप इसके फॉर्मूले को नोटिस करें, इस फॉर्मूला HNO3, तो आप देख चुके हैं कि दो ऑक्सीजन हो चुका है, मगर नाइट्रोजन के पास हम जानते हैं क्लोन पेयर भी होती है, उसके द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक ऑक्सीजन और जुड़ा होता है। क्योंकि इसके एक ही H है, हम इसके एक सॉल्ट पढ़ेंगे दैट इज अ नाइट्रेट सॉल्ट। उसके बाद आता है तीसरा ऑक्सी एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। किंग ऑफ केमिकल्स, सॉइल ऑफ विट्रियोल कहते हैं इसे, राजा है ये केमिकल्स का, हिंदी कहते हैं अम्लराज, सल्फ्यूरिक एसिड।
Sometimes they use the word F instead of P. जनरली P ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेट पे आप सर्च करें तो P की जगह ज़्यादा मिलता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ज़्यादा सल्फेट के साथ इनकी रिएक्टिविटी नहीं होती, इसके हम एक ही सीरीज़ पढ़ेंगे सल्फेट। तो देखिए डेफिनेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, एक डबल बॉन्ड O और एक OH, फिर एक और इसके पास डबल बॉन्ड O और एक और OH होता है। सल्फ्यूरिक एसिड से बनेगा सल्फेट सॉल्ट्स। हम सबके इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पढ़ना चाहते हैं जिसको हम दो लेवल पर डिस्कस करते हैं, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी। और आप लोगों को मैंने ऑक्साइड्स, नाइट्रेट, मैंने ऑक्साइड्स बताया, रिएक्शन विथ हैलोजन्स बताई, हाइड्रोजन बताई, पर ये ज़रूर कहूँगी कि आप इन सभी में अगर आज तक हर साल लगभग हर एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन इन ऑक्सी एसिड्स पे आता ही है। आप इंजीनियरिंग के कोई एग्ज़ाम्स उठा लें या मेडिकल लाइन के एग्ज़ाम उठा लें, तो इन जो सारे पॉइंट्स को जो बता रही हूँ ध्यान रखिएगा। थोड़े बहुत ऑर्डर में वेरिएशंस होते हैं, थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होते हैं जो ध्यान रखना पड़ेगा, पर इन सब में मैं एक चीज़ कॉमन बोल सकती हूँ। मैंने कहा दो रेफरेंस से बात की जाती है इनकी, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी बोलूँ तो मैं एक साथ बोल सकती हूँ बिकॉज दे ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर, सबके सब पानी में सॉल्युबल है, तो दे ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर। मगर बिना एक्सेप्शन के हमारी केमिस्ट्री पूरी नहीं होती, तो इसमें एक्सेप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट्स। सॉल्वर मैथड मैं आगे बताने वाली हूँ, पर जिन्होंने 11th क्लियर की है, जिन्होंने 11th पास आउट स्टूडेंट्स हैं, अगर वो देख रहे हैं उन्होंने सॉल्वर मैथड पढ़ी, तो उसका बेसिस यही होता है कि सॉल्वर प्रोसेस के एंड में आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। उसी को गर्म करके हम वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, तो इसका एक्सेप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। और याद कीजिए सॉल्वर मेथड में जिक्र करते हैं कि हम इसी तरह से पोटेशियम कार्बोनेट क्यों नहीं बना सकते, तो हम बात करते हैं ये तो इनसॉल्युबल है, बाहर निकल जाता है, पर पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है, वो बाहर नहीं निकलता है, इसलिए सॉल्वर मेथड K2CO3 पे अप्लाई नहीं होती। एक एक्सेप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके अलावा थर्मल स्टेबिलिटी को लेकर बिहेवियर डिफरेंट है, वो एक एक लेके हम डिस्कस करते हैं।